हिस्ट्री गोल्ड। माय नेम इज राधिका सिंह केलवा। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 60 डेज की स्ट्रैटेजी जो आपको एमपीसीजे मेंस में अपनानी होगी। देखिए, पेपर आपको पता है 31 मार्च को शेड्यूल्ड है। अभी एज ऑफ नाउ एक डेट हमारे पास है जिसपे पेपर होने वाला है। तो अब ये देखो कि अगर 1 फरवरी से भी अपन काउंट करते हैं तो अपने पास अप्रोक्सीमेटली 60 दिन है जिसमें अपन प्रिपेयर कर सकते हैं। और मेरी ये बात समझो कि एक सफिशिएंट टाइम है, बहुत टाइम है प्रिपरेशन करने के लिए। क्योंकि मैं ये मान के चल रही हूँ कि अगर आप प्री में उतरे हैं और आपने प्री क्वालिफाई किया है, अभी रिजल्ट नहीं आया ऑल्दो, बट आपने कट ऑफ वगैरह जो एनालिसिस वगैरह है वो सब देखने के बाद आई एम प्रिटी श्योर आपने आंसर की से मैच करके अपना एक स्कोर तो निकाल ही लिया होगा और आप प्रिडिक्ट कर ही रहे होंगे कि आप क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप ये चीज देख रहे हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप क्वालिफाई करने वाले हैं, तो आपको अभी से लग जाना चाहिए। रिजल्ट का वेट करोगे तो फिर तो बहुत कम दिन बचेंगे। देखो, उसके बाद तो 1 महीने का टाइम ही है आपके पास प्रिपेयर करने के लिए। लेकिन मैं तो कहूंगी किसी को अगर ऐसा भी लग रहा है ना कि हम बॉर्डर पे हैं, अभी हमें पक्का नहीं पता कि हम क्वालिफाई होंगे या नहीं होंगे प्री में, तो भी मैं कहूंगी कि आप प्रिपरेशन कीजिए। और दूसरी बात यह है कि अगर आप प्री में उतरे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आप क्वालिफाई करने वाले हैं, तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपने लॉ सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़े हुए हैं। क्योंकि ये प्री कोई ऐसा नहीं था जो ऐसे ही कोई चले जाए और निकाल ले, इसको पढ़ने के बाद ही निकाल सकते थे। तो कहीं भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम ये प्री निकाल रहे हैं, तो आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। और आपकी ऑलमोस्ट 50% प्रिपरेशन से ज्यादा ही इनफैक्ट मैं कहूंगी हो चुकी है, क्योंकि आपने प्री के लिए पढ़ाई करी है। क्योंकि मैं हर एक वीडियो में, आपने मुझे मल्टीपल वीडियोस में ये कहते हुए सुना होगा कि प्रिपरेशन कभी प्री की नहीं होती है, मेंस की ही होती है। मेंस की प्रिपरेशन करोगे तो प्री ऑटोमेटिकली उसमें कवर हो जाएगा। सो आई एम प्रिज्यूमिंग कि आपने अपनी प्रिपरेशन ऐसे की थी कि मेन सेंट्रिक वो प्रिपरेशन थी। तो यहाँ पे अपन अगर ऐसे देखें, अगर अपन ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाए, तो इसका मतलब है कि लॉ सब्जेक्ट्स तो आपके तैयार ही है। तो अब करना क्या है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो बताने से पहले पहले अपन ये देख लेते हैं कि इस पेपर का पैटर्न कैसा रहने वाला है, कैसे आपके सब्जेक्ट्स बाइफरकेटेड है। तो सबसे पहले तो एक पेपर नंबर 1 जो होता है विच डील्स विद सिविल लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें आपसे पूछा जाता है सीपीसी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। इतने सब्जेक्ट्स आपसे सिविल में एंड प्लस आपसे कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे पूछा जाने वाला है। टोटल वेटेज कितना रहेगा इस मार्क्स का? 100 मार्क्स का ये पेपर रहेगा। उसके बाद अगला पेपर अगर अपन देखें तो पेपर नंबर 2, ये दोनों पेपर सेम डे होते हैं, 3-3 घंटे के पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 में क्या पूछा जाता है? एक लीगल ऐसे 20 मार्क्स का, एक सोशल ऐसे 20 मार्क्स का, एक ट्रांसलेशन, फिर ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, दोनों 20-20 मार्क्स के आते हैं। 20 सेंटेंसेस आपको दिए जाते हैं जिसको आपको ट्रांसलेट करना होता है। देन प्रेसी राइटिंग विच इज अगेन ऑफ 20 मार्क्स। उसके बाद अगले दिन आपका होगा क्रिमिनल लॉ का पहला पेपर, 3 घंटे का, अगेन 100 मार्क्स का, जिसके अंदर आपसे आईपीसी, एविडेंस एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, एमपी अकोमोडेशन एंड मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड पूछा जाएगा। उसके बाद सेम डे पे 4th पेपर आपका होगा जजमेंट राइटिंग, जिसमें आपसे इशू फ्रेमिंग 10 नंबर के, 10 नंबर का चार्ज फ्रेमिंग, सिविल जजमेंट राइटिंग 40 मार्क्स के लिए और क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग 40 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। तो अब हमें करना क्या है इन 60 दिनों में, जो 1 तारीख से लेकर हमारे पास 30 मार्च तक का समय है, उसमें हमें करना क्या है? आपको करना यह है कि आपको अपना टाइम ऐसे बाइफरकेट करना है कि आप इन चारों पेपर को फोकस कर सके। सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं ना, वो ये करते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ लॉ सब्जेक्ट्स पे फोकस करते हैं और बाकी सब्जेक्ट्स छोड़ देते हैं। मतलब वो सिर्फ पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 3 पे फोकस करते हैं, पेपर 2 और पेपर 4 को इग्नोर करते हैं, जो सबसे बड़ी गलती है। देखो, ये जो पेपर है ना, ये जो क्वेश्चंस आएंगे, ये सारे ऑलमोस्ट ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाने वाले। कोई आपसे बहुत नया क्वेश्चन कहीं से आएगा नहीं, एक आध क्वेश्चन फंसा तो फंसा, पर अगर वो आपसे नहीं बन रहा है तो ये मान के चलो कि वो 90% जनता से नहीं बन रहा होगा। तो लेकिन बाकी जो पेपर है, एक क्वेश्चन को अगर हटा भी दो तो बाकी पेपर सबसे बनेगा, क्योंकि सब लॉ पढ़ के आ रहे हैं, सबने प्री दिया हुआ है, सबसे वो क्वेश्चन पेपर बनने वाला है। तो इसीलिए यहाँ पे एवरेज सेट की मार्किंग ही होती है कि सबको आता है, सब लिखते हैं, सही से लिखते हैं और उनको मार्क्स मिलते हैं। अनलेस कि कोई ऐसा है जिसने बिल्कुल ही पढ़ के नहीं करा, कुछ गलत ही आंसर लिख रहा है, उनके अलावा बाकी लोग लॉ के लिए प्रिपेयर रहते ही है। तो वो आप भी, आई एम बिलीविंग कि आप भी होंगे ही। अब तो फिर करना क्या है?
भाई ये तो प्रैक्टिस करना ही है, इसको भी मैं बताऊंगी कैसे प्रैक्टिस करना है। ये तो करना ही है, इस पे तो फोकस करना ही है, पर सिर्फ इस पे फोकस नहीं करना है, इसके साथ साथ आपको पेपर नंबर 2 पे भी अच्छे से फोकस करना है। अब इसको कैसे करें मैम? इसको ऐसे कीजिए कि आप लिस्ट बनाइए। आप अगर नेट पे जाएंगे आपको आसानी से मिल जाते हैं करंट लीगल टॉपिक्स, कि जो भी लीगल टॉपिक्स अभी देश दुनिया में चल रहे हैं आपको वो उठाने हैं। उन पे मैं कहूंगी एक स्टैंडर्ड ऐसे आप बना के रख लीजिए, कम से कम नहीं तो 20-30 ऐसे आप लीगल और सोशल के बना के रखिए, सोशल इश्यूज पे, लीगल इश्यूज पे। ऑल्सो पीवाईपी के जो टॉपिक्स हैं, जैसे सोशल इशू पे देख लीजिए वुमन एम्पावरमेंट हो गया, ऐसे कुछ लीगल सोशल टॉपिक्स जो है उनके भी स्टैंडर्ड एसेस बना के रखो। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आपको लग रहा है कि मैम आप 20 इधर कह रहे हो 20 इधर कर रहे हो, 40 एसेस लिखने में बहुत टाइम लगेगा, बिल्कुल नहीं लगता है। 1 घंटे, अगर 60 दिन है, 1 घंटा लगता है दिन का, ऐसे ही आप लिख लोगे 40 एसेस पूरे। इसको लिख के रखो, लास्ट में बस रिवाइज करके जाना। जो लास्ट के 10 दिन बचेंगे ना उसमें क्या करना है, सिर्फ रिवाइज करना है। तो सारी चीजें प्रैक्टिस करते जाएंगे हम, और उसके बाद लास्ट के 10 दिन में हम सिर्फ रिवाइज करते रहेंगे उस चीजों को। तो आप शुरुआत में क्या करेंगे, पेपर नंबर 1 तो प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, उसके साथ पेपर नंबर 2 के स्टैंडर्ड एसेस बना लीजिए लीगल और सोशल इश्यूज पे, एटलीस्ट 20-20 दोनों के। उसमें से कोई ना कोई एक टॉपिक फंसेगा ही, नहीं भी फंसा तो पता है क्या होता है, एक जब स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आप ऐसे लिखना चालू कर देते हो तो आपको ना, अगर उसके अराउंड भी कहीं टॉपिक पूछा जाता है तो आपको कंटेंट पता होता है और आप उसको उसी फॉर्मेट में लिख लेते हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये ऐसे कुछ स्टैंडर्ड एसेज आप बना के रखिए। उसके बाद ट्रांसलेशन। अब देखो ट्रांसलेशन एक जो ऐसी चीज है जो मैं कहती हूँ आपको फर्स्ट डे ऑफ योर प्रिपरेशन से स्टार्ट करना चाहिए, कि जब आप पढ़ रहे हैं तो आप उसी के साथ जो भी वर्ड मिल रहा है, अगर आपको लग रहा है कि मैं इसका हिंदी नहीं लिख पाऊंगा या मैं इसका इंग्लिश नहीं लिख पाऊंगा, तो उसकी आप अपनी खुद की एक ग्लॉसरी बना लीजिए। तो ये आपको स्टार्टिंग से ही, आई एम होपिंग कि आप ये कर रहे होंगे। अब नहीं किया है तो एक काम करो कि आप प्रैक्टिस करना चालू करो। प्रैक्टिस कैसे करेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर्स से, प्रीवियस ईयर के पेपर्स के सेंटेंसेस उठाओ, उनको लिखना चालू करो। ऑल्सो एक ट्रिक मैं यहाँ देती हूँ, प्रीवियस ईयर में जो जजमेंट राइटिंग के क्वेश्चन होंगे ना वो दोनों फॉर्मेट्स में दिए होते हैं, इंग्लिश और हिंदी। उनको भी लिख के आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कि भाई आपने इंग्लिश वाला देखा आप उसको हिंदी में लिख लीजिए, आपने हिंदी वाला देखा आप उसको इंग्लिश में लिख लीजिए। ये भी एक प्रैक्टिस का यहाँ पर तरीका है। देन प्रेसी राइटिंग सिंपल होता है, आपको बस 1/3 करना होता है। जो भी आपको पैराग्राफ दिया हुआ है, एक 1/3 का रूल याद रखो, कि इस पैराग्राफ को, मतलब जितने भी पैराग्राफ्स दिए इनको सबको उठा के 1/3 एक पेज में अपन को लिखना है। तो ये मैनेजेबल है। उसके बाद पेपर 3 वही है, आपके लॉ के पेपर्स, इनकी अभी इनको कैसे लिखना है वो मैं भी आगे बताऊंगी, तो इसको अभी छोड़ दीजिए। जजमेंट राइटिंग, इसको भी इग्नोर करते हैं लोग, है ना। लोगों को क्या लगता है कि हम लिख लेंगे, पहले दिन वहां जाके नहीं लिख पाओगे, ठीक है। हर डेली बेसिस पे आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यू हैव टू प्रैक्टिस जजमेंट राइटिंग फ्रॉम डे 1। आप अगर 1 फरवरी से भी अपनी प्रिपरेशन चालू कर रहे हो इस वीडियो को देखने के बाद, तो आप क्या कीजिए, हर एक दिन एक एक दिन फिक्स कर लो कि एक दिन सिविल का जजमेंट लिखूंगा, एक दिन क्रिमिनल का जजमेंट लिखूंगा। उसको लिखिए, डेली बेसिस पे लिखिए। गलती होगी, उस गलती को किसी से चेक करवाओ, दिखवाओ पेपर्स कि भाई हम सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं। जो भी गलतियां सामने वाला सजेस्ट कर रहा है उसको सही करो। ऐसे करके तुम अगर 60 दिन तक ये कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते हो ना, ये मेरी बात लिख के ले लो, इस पेपर में बहुत अच्छे नंबर आने के स्कोप रहता है। लोग इसको इग्नोर करते हैं, इसको अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते, इसलिए इसमें कम नंबर आते हैं। बट ये पेपर नंबर 4 और पेपर नंबर 2 ही वो पेपर्स हैं जो, अगर आपसे मान लीजिए सिविल और क्रिमिनल के पेपर में कुछ थोड़ी बहुत गलती हुई, एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हुए, तो वो आपको ये पेपर्स बचा ले जाएंगे, इनके मार्क्स जो होंगे वो आपको बचा ले जाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, बार बार ये कह रही हूँ कि पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 3 के साथ पेपर नंबर 2 और 4 पे भी अच्छे से फोकस करो, उसको भी अच्छे से प्रैक्टिस करो। अब देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं, जैसा मैंने आपको बताया आपको डेली बेसिस पे करना क्या है। पहले अपन इसको हटाते हैं, अपन पहले देखते हैं कि डेली बेसिस पे आपको करना क्या है। सबसे पहली चीज आपको करनी है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। दूसरी चीज ऐसे ऐसे राइटिंग आपको डेली बेसिस पे करना ही चाहिए, क्योंकि मैंने जो आपको कहा है कि स्टैंडर्ड ऐसे बना के रख लो, तो वो आपको दिन में 1 घंटा निकाल लोगे, आराम से हो जाएगा। देख के लिखो, मैं ये नहीं कह रही बिना देखे लिखो, देख के लिखो, उसको फिर डेली बेसिस पे रिवाइज करो, उससे काम चल जाएगा। तीसरी चीज हमें करना है जजमेंट राइटिंग, ठीक है। ये 3 चीजें
आपको डेली बेसिस पे करना ही है। आप अपना लॉस तो पढ़ ही रहे होंगे इसके साथ ऑब्वियसली, बट इन तीन चीजों को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। और ये जो आंसर राइटिंग होगा वो कैसे करना है, टाइमर लगा के क्वेश्चंस उठाओ, जैसा प्रीवियस के पेपर्स आते हैं उनको उठाओ, उनको पूरे क्वेश्चन पेपर को लेके बैठो और उसके टाइमर लगा के 3 घंटे का टाइमर लगाओ, 3 घंटे का टाइमर लगा के उसको लिखना चालू करो। अब आंसर लिखना कैसे, देखो एमपी में 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एक 8 नंबर का क्वेश्चन और एक 4 नंबर का क्वेश्चन। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो पेजेस पे जाते हैं कि भाई 8 नंबर का क्वेश्चन है तो हम इतने पेज लिखेंगे, 4 नंबर का क्वेश्चन है तो हम इतने पेज लिखेंगे। ये सबसे बेकार अप्रोच होती है। पेजेस कोई आपके गिनता नहीं है वहां बैठ के, पहले ही बता देती हूँ कि अगर कोई भी आपकी कॉपी चेक कर रहा है ना तो वो आपके पेजेस गिनते नहीं है वहां बैठकर, आपको क्वालिटी देखते हैं आपके आंसर की। तो आपको करना क्या है, 8 नंबर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है सबसे पहले ये देखिए। जैसे मान लीजिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन पर, टीपीए के डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन पे क्वेश्चन पूछा है, तो अब भाई देखो यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, सेक्शन नंबर 35 लिखने जाओगे, पूरा सेक्शन नंबर 35 जब आप समझाएंगे उसके असेंशियल्स के साथ, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन को समझाएंगे, केस लॉज के साथ, इलस्ट्रेशंस के साथ, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और एडिशनल लिखना है तो लिख दो कि भाई ये कौन से उस पे बेस्ड है, इक्विटी के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, एस्टॉपेल के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद जो चलो ठीक है 8 नंबर के क्वेश्चन को तो मैम हम आंसर कर लेंगे, हम उसको बाइफरकेट करके एसेंशियल्स में, एग्जांपल्स में, इलस्ट्रेशंस में, केस लॉज में हम सब लिख देंगे। पर सबसे ज्यादा मैं देखती हूँ 4 नंबर के क्वेश्चन में बच्चे क्या करते हैं, जितना आता है सब लिख देते हैं। नहीं भैया, आपसे अगर 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है तो 4 नंबर का कंटेंट दो ना। सिर्फ अगर आपसे सीधे सीधे पूछा है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अटेस्टेशन, क्यों अटेस्टेशन के एलिमेंट्स और एसेंशियल सब एक्सप्लेन करने लग जाते हो, सिर्फ अटेस्टेशन की डेफिनेशन एज गिवन इन द बेयर एक्ट लिख दो, कंप्लीट आंसर। तो यहाँ पे 4 नंबर पे आपको ऐसे ही फोकस करना है कि आप 4 नंबर का ही आंसर लिखें, उस 4 नंबर में 8 नंबर का आंसर मत लिखो। सो इस तरीके ये स्ट्रैटेजी जरूर याद रखना कि 8 नंबर के पेपर में, 8 नंबर के क्वेश्चन में सारे एसेंशियल सारी चीजें लिखिए, बाकी 4 नंबर में जो आपसे पूछा गया है टू द पॉइंट आप उसको आंसर कीजिए। अब जैसे कि मैंने बात की प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ही वो चीज है जो इस पेपर में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैंने जैसा लिखा ही कि आपको किन 3 चीजों की प्रैक्टिस करनी है, एसे राइटिंग, आंसर राइटिंग एंड योर दिस थिंग जजमेंट राइटिंग। टाइमर लगा के, तीनों टाइमर लगा के, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कंटेंट लिखने में हम इतना बह जाते हैं कि हमें टाइम का ध्यान नहीं रहता है। तो टाइम भी इस एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए टाइमर लगा के आपको ये प्रैक्टिस करना है। देन डूज एंड डोंट्स, डूज एंड डोंट्स क्या है, सबसे पहला डूज तो आपको मिल ही गया कि भाई प्रैक्टिस करो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, लॉस को प्रिपेयर करो, पढ़ाई करो। आप वो एरिया छाट लो जिस एरिया से मेंस के क्वेश्चन बनने की संभावना होती है और उन पे आप ज्यादा फोकस कीजिए व्हेन इट कम्स टू लॉ सब्जेक्ट्स, ठीक है, प्रैक्टिस करना ही है। अब डोंट्स क्या है, देखो कुछ लोग क्या करते हैं, बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं लिखते हैं, पहले दिन जाके पेन ही उठाते हैं मेंस के एग्जामिनेशन में। सबसे बड़ी गलती, अगर तुम आज 6 घंटे लिखने की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना तो वहां 6 घंटे नहीं लिख पाओगे। आपको कंटिन्यूसली 6 घंटे लिखना है विथ 1 घंटे का ब्रेक होता है बीच में, बस कि पहला पेपर होगा उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक, फिर अगेन दूसरा पेपर। तो अब अगर आपने लिखने की प्रैक्टिस नहीं है, आप 3 घंटे लिखोगे उसके बाद ही आपका हाथ दुखने लगेगा और आप नहीं लिख पाओगे। तो ये गलती अवॉइड करो कि पहली बार वहीं जाकर मत लिखना, पहली बार अब आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें ही अपने आंसर्स लिखिए। लॉस के साथ थरो रहिए, जजमेंट राइटिंग को भी प्रैक्टिस कीजिए। ये सारी चीजें अगर आप करते हैं इन 60 दिनों में तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। उसके बाद एक और टिप मैं आपको देना चाहती हूँ कि मेंस में आप देखेंगे एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आता है जो डिफरेंस बेस्ड होता है। तो हर सब्जेक्ट जिसमें डिफरेंसेस पूछे जाते हैं उनके डिफरेंसेस जरूर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। सो 60 दिनों में से आपको 50 दिन तो एटलीस्ट यही करना है। लास्ट के 10 दिन आप क्या करेंगे, लास्ट के 10 दिन आप रिवाइज करेंगे, क्विक रिविजन्स करना है। क्विक रिविजन्स कैसे होता है कि लॉ का रिविजन भी करो, साथ साथ में आपके एसेज जो आपने लिखे थे, जो मैंने आपको कहा कि आप ऐसे मॉडल एसेज बना के रखिए, वो एसेज को रिवाइज करो। जो आपने आंसर्स लिखे हुए हैं उनको पढ़ो, रीड करते रहो। अगर लिख नहीं रहे हो, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो एटलीस्ट उनको रीड, डेली बेसिस पे उनको रीड करते रहो। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं
मुझे लगता है कि मेंस निकल जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा तभी आप यहाँ तक पहुंचे हैं। तो आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुकी है, अब सिर्फ क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करके उसे जाके एग्जाम में रेप्लिकेट करना है, दैट्स इट। जैसे ही आप ये चीज कर लेते हैं, आपके लिए एमपी दूर नहीं है, आप बिल्कुल ये पेपर निकाल सकते हैं। इसी के साथ हम लोगों ने अपना एमपीसीजे मेंस क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें हम आपको कॉम्प्रिहेंसिवली आपके मेंस के एग्जामिनेशन के कोर्सेज को कवर करवा रहे हैं। ऑल्सो डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल्स है जिसपे आपको सारी इंफॉर्मेशन रिसीव होती है, जो भी हम इस बैच में करवाते हैं सारी इंफॉर्मेशन वहां पे पोस्ट होती है। साथ ही साथ one-on-one mentorship with our mentors will be provided to you. Also, there will be live and recorded lectures. Doubt clearing sessions by faculty and the mentors will be available for you guys. मैराथन क्लासेस लगाएंगे कुछ, जिसमें हम पूरा कोर्स कवरेज करेंगे, तो वो मैराथन क्लासेस का भी आपको फ्री में एक्सेस दिया जाएगा। रिविजनल टेस्ट एंड कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट, ये टेस्ट का भी आपको इस बैच के अंदर एक्सेस दिया जाएगा। इसी के साथ देयर इज अ गुड न्यूज कि नया ऑफलाइन बैच लॉन्च हो रहा है दिल्ली में फ्रॉम 5th of February। तो जो लोग भी अटेंड करना चाहते हैं इसकी डेमो क्लासेस, वो हमारे ऑफलाइन सेंटर पे जाके दिल्ली में इसको अटेंड कर सकते हैं। ऑल्सो वी आर ऑल्सो कमिंग अप विथ अ न्यू ऑफलाइन बैच इन गुरुग्राम, जो कि अगेन 29 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है 10 बजे और 4:30 बजे शाम में। इसकी 2 बैचेस हैं जिसकी क्लासेस रहेंगी। सो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आके फ्री में डेमो अटेंड कर सकते हैं अगर आप हमारे साथ अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल फॉर यू। अगर पसंद आया हो, यूजफुल लगा हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।